वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 में बोरिक एसिड्स की बात करेंगे, यानी कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन को हम देख रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने बोरक्स को स्टडी किया था, आज हम बोरिक एसिड्स को देखेंगे। तो सबसे पहले जो बोरिक एसिड्स के बारे में बात हमें पता होनी चाहिए वो है कि ये कितनी किस्म के हैं, ये कितने हैं। तो प्राइमरीली जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ बोरिक एसिड है या मोस्ट स्टेबल ऑफ बोरिक एसिड है जिसकी हम बात करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, जब भी बोरिक एसिड का नाम आता है तो इसी की करते हैं, और वो H3BO3 है। और इसके अलावा इसकी हाइब्रिड स्टेट्स भी हैं, ये HBO2, इसके अलावा H2B4O7, तो ये आपको और स्टेट्स में भी मिलेगा। इसके अलावा H6B4O7, तो ये जो हैं ये मैंने आपको बताया है कि ये प्राइम मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ बोरिक एसिड है, या आप कह सकते हैं मोस्ट स्टेबल ऑफ ऑल दी बोरिक एसिड्स। तो इसको हम जनरली ऑर्थोबोरिक एसिड कहते हैं। और अगर कहीं सिर्फ बोरिक एसिड बोला जा रहा है तो फिर H3BO3 की ही बात हो रही होती है। ये HBO2 का नेम जो है वो मेटाबोरिक एसिड है। इट इज़ अनस्टेबल and may not exist for a long time. Then it is H2 के साथ आएगा टेट्राबोरिक एसिड, क्योंकि इसमें इसको कहते हैं टेट्राबोरिक। ये भी इतना स्टेबल नहीं है। और पायरोबोरिक एसिड ये भी एक इंटरमीडिएट सी फॉर्म है। जब बोरिक एसिड की फॉर्मेशन की बात करते हैं H3BO3 की, इसकी फॉर्मेशन के दौरान इस तरह के इंटरमीडिएट स्टेट्स हमें मिलती हैं, यानी कि ये एसिड्स भी हमें मिलते हैं टेम्पररीली। तो बोरिक एसिड्स की जब कम्यूटेटिवली बात करें तो ये 4 हैं, और ये इसमें से मोस्ट स्टेबल वन है। और ये बात यहाँ मैं लिख देता हूँ कि all boric acids including HBO2, H2B4O7 and H6B4O7, all of them yields H3BO3 और ऑर्थोबोरिक एसिड अपॉन हाइड्रोलिसिस। तो पानी से जब भी रिएक्शन करवाया जाएगा, पानी से जब इंटरेक्ट कराया जाएगा इनमें से किसी को भी, तो जो आपको एंड प्रोडक्ट मिलेगी वो ऑर्थोबोरिक एसिड है। तो ये भी एक इंडिकेटर है कि ये ही मोस्ट स्टेबलर या मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ ऑल द बोरिक एसिड्स है, विच इज़ कॉल्ड ऑर्थोबोरिक एसिड्स। अब हम स्पेसिफिकली ऑर्थोबोरिक एसिड की ही कुछ बात करेंगे। सबसे पहले तो इसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस है। ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो जो ऑर्थोबोरिक एसिड है इट इज़ अ वाइट crystalline solid soluble in hot water. Soluble in hot water, completely soluble होगा hot water में, और cold water में अपने एमॉर्फस स्ट्रक्चर की वजह से कम्प्लीटली सॉल्युबल नहीं होगा। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बोरिक एसिड यानी ऑर्थोबोरिक एसिड की प्रेपरेशन की बात करें तो सबसे पहला जो तरीका है इसको बनाने का वो कॉलिमेनाइट का यूज़ है।
कॉलीमेनाइट की हम पहले बात कर चुके हैं, Ca2B4B6O11। तो ये भी एक किस्म का बोरेट है जिसमें बोरॉन नंबर और ऑक्सीजन नंबर, बोरॉन का ही कंपाउंड है और हाइड्रेट है। तो इसमें n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे 5 पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ इसको मिलाकर एक ये बन गया हमारे पास हाइड्रेट। तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है साथ डॉट के आगे। तो ये है बेसिकली कॉलीमेनाइट, कैल्शियम बोरेट या कैल्शियम बोरॉन, कैल्शियम ऑक्सीबोरेट कह सकते हैं, कॉमनली कॉल्ड एज कॉलीमेनाइट। और इसमें से अगर हम सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस पास करवाएं इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हमें फिर जो है वो सिस्टमेटिकली जो प्रोडक्ट हासिल होगी उसमें से एक प्रोडक्ट जो है वो ऑर्थोबोरिक एसिड है। तो ये याद रखिएगा कि दिस इज़ वन ऑफ द मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड इन विच कैल्शियमोनाइट इज़ यूज्ड एंड कैल्शियम सल्फाइट CaSO3 is one of the byproducts. This is कॉलीमेनाइट, हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम ऑक्सीबोरेट, जिसमें से सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जिसकी पंजेंट सी स्मेल होती है को गुजारा जाता है। पानी की मौजूदगी में मॉइस्ट कंडीशंस में ये रिएक्शन टेक प्लेस करेगा, पानी की मौजूदगी में ये रिएक्शन टेक प्लेस करेगा। तो आपको जो है वो ऑर्थोबोरिक एसिड और साथ CaSO3 जो है वो मिलेगी। सो सेकेंड इज़ फ्रॉम बोरेक्स। बोरेक्स जो है ये बोरॉन का एक कंपाउंड है जिसमें सोडियम इज़ इन्वॉल्व। दिस इज़ अ बोरॉन ऑक्सीबोरॉन विद सोडियम या सोडियम बोरेट। ये कैल्शियम बोरेट था तो ये कॉलीमेनाइट था, ये सोडियम बोरेट है तो इसका कॉमन नेम बोरेक्स है। इसमें भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस प्रेजेंट है। मैंने n नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस डाल दिया है, वेरी कर सकते हैं लेकिन प्रेजेंट ज़रूर होंगे फॉर बोरेक्स टू बी अ कंप्लीट पैकेज। तो यहाँ बोरेक्स को एसिड से अगर रिएक्ट करवाएं पानी की मौजूदगी में, स्ट्रॉन्ग एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हो सकता है। ये अल्कलाइन नेचर की है बोरेक्स जो है, गो कि ये एसिडिक इन नेचर भी है और बेसिक इन नेचर भी है, लेकिन ज़्यादा रेडिली ये एसिड से रिएक्ट कर जाएगी अपनी अल्कलाइन नेचर की वजह से। अल्कलाइन नेचर इसकी डोमिनेंट है और उसकी वजह हमने बोरेक्स की लेक्चर में भी देखी थी। बहरहाल ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करने की सलाहियत रखता है। अगर इसको किसी एसिड से आप रिएक्ट करवा पाएँ तो फिर आपको ऑर्थोबोरिक एसिड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स मिलेगी और इस केस में साथ आपको सोडियम सल्फेट भी मिलेगी, Na2SO4। तो HCl से भी करवाएं तब भी यही आएगा, यानी ऑर्थोबोरिक एसिड ज़रूर आएगा। बाई प्रोडक्ट दूसरी ज़रूर चेंज हो सकती है और होगी। तो बोरेक्स को जब भी आप एसिड से ट्रीट करेंगे पानी की मौजूदगी में टू मेक द रिएक्शन मोर अफर्मेटिव एंड मोर रेडिली एग्जीक्यूटेबल, तो फिर आपको ऑर्थोबोरिक एसिड मिलेगा। जो थर्ड रिएक्शन है वो भी मेथड ऑफ प्रेपरेशन, वो भी बोरेक्स से ही है। तो Na2B4O7 विद n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स व्हेन हाइड्रोलाइज्ड, पानी से रिएक्शन की बात आ गई तो आपको इस केस में ऑर्थोबोरिक एसिड भी मिलेगा, बेस भी मिलेगी। लेकिन क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग मिलती है, एसिड वीक मिलता है, ऑर्थोबोरिक एसिड इज़ अ वीक एसिड, तो इसलिए ये अल्कलाइन प्रॉपर्टीज़ इसकी, ये अल्कलाइन नेचर जो है वो डोमिनेट रहती है। तो जब भी आप बोरेक्स को पानी से हाइड्रोलाइज करवाएंगे, पानी से रिएक्ट करवाएंगे, तो आपको एसिड भी मिलेगा जो कि ऑर्थोबोरिक एसिड होगा और बेस भी मिलेगी जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। सो द पॉइंट इज़ दैट इज़ वाई इसकी अल्कलाइन नेचर ज़रा डोमिनेंट है।
प्रोडक्ट में स्ट्रॉन्ग बेस देने की वजह से बहरहाल हमें ऑर्थोबोरिक एसिड इसमें भी ज़रूर मिलेगा। अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें बोरिक एसिड की या ऑर्थोबोरिक एसिड की टू बी प्रिसाइज, तो ये पहली बात है कि ये पानी गर्म में डिज़ोल्वेबल है और ठंडे पानी में रेडिली डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस की वजह से, क्योंकि ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमें मिलता है। तो ये अपनी एमॉर्फस नेचर की वजह से रेडिली डिज़ोल्व नहीं होता ठंडे पानी में। यू नीड टू प्रोवाइड एनर्जी, सफिशेंट हीट होनी चाहिए सिस्टम में, तब जाकर ये मिक्स होगा पानी में। तो ये है बात। तीसरी बात है इसका रिएक्शंस कुछ, तो ये अल्कोहल से भी रिएक्ट करने की सलाहियत रखता है, ये एसिड से भी रिएक्ट करने की सलाहियत रखता है, ये बेस से भी रिएक्ट करने की सलाहियत रखता है। अल्कोहल इज़ वीकली एसिडिक इन नेचर, इसलिए ये एसिड से रिएक्ट कर सकता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। इथाइल अल्कोहल से ये रेडिली रिएक्ट कर जाता है, इथाइल अल्कोहल से H3BO3, और आपको एक कॉम्प्लेक्स मिलता है ट्राई इथाइल ऑक्सीबोरॉन का। तो ये कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करने की सलाहियत रखता है विद अल्कोहल्स, और इथाइल अल्कोहल से बात स्टार्ट होगी और फिर आगे चलती जाएगी लंबी चेन्स के साथ। और ये रिएक्शन जो है इसका इसलिए है क्योंकि ऑर्थोबोरिक एसिड जो है ये एक वीक एसिड है, और ये वीक एसिड होने की वजह से और बोरॉन के जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हाइब्रिड किस्म के मेटलॉइड के तौर पर, उसकी वजह से फिर ये आयोनाइजेशन भी इसकी होती है सॉल्यूशन में, और एसिड और बेसिस दोनों से रिएक्ट करने की सलाहियत रखता है। यहाँ वीक सा एसिड है जो इथाइल अल्कोहल है, तो वहाँ उससे इसने इंटरेक्ट करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर दिया। रिएक्शन विद बेसिस की बात करें तो बेस में आप स्ट्रॉन्ग बेस से इसको रिएक्ट करवा सकते हैं, क्योंकि ये ख़ुद एक वीक एसिड है। तो यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट्स मिलेंगी वो है सोडियम बोरेक्स मिलेगा और साथ पानी मिलेगा। तो बोरेक्स फॉर्म करने का एक तरीका भी है ये, इससे ऑर्थोबोरिक एसिड से इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ऑर्थोबोरिक एसिड का बेस से रिएक्शन, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ बोरेक्स अलॉन्ग विद वाटर। और अगर आप इसी रिएक्शन को उल्टा चला दें तो आपको ऑर्थोबोरिक एसिड और साथ बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगी। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन भी है। रिएक्शन इसका सॉल्ट्स के साथ है। यहाँ मैंने सोडियम कार्बोनेट लिखी है, और सोडियम कार्बोनेट एक ऐसी सॉल्ट है जो कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनती है। मिसाल के तौर पर H2CO3 इस कार्बोनिक एसिड, इसको अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से इंटरेक्ट कराएं तो आपको Na2CO3 और साथ पानी मिलता है। तो ऐसी सॉल्ट जो बेसिक इन नेचर हो, यानी कि ये अब एक बेसिक सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस इन्वॉल्व है, तो वहाँ फिर एसिडिक ऑर्थोबोरिक एसिड के साथ ये रिएक्ट कर जाएगी। तो सोडियम कार्बोनेट यानी बेसिक सॉल्ट्स हैव द एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद ऑर्थोबोरिक एसिड and the product is going to be borax along with water and carbon dioxide. So this is basically a neutralization reaction. So usually sodium carbonate and to an extent any basic salt has the ability to interact with ऑर्थोबोरिक एसिड। लास्ट बात इसकी डियर स्टूडेंट्स आयोनाइजेशन की है। एसिड है तो आयोनाइज होने की सलाहियत रखता है प्रोटॉन में और नेगेटिव पार्ट में। तो बोरिक एसिड यानी ऑर्थोबोरिक एसिड प्रोटॉन में और बोरॉन हाइड्रोक्साइड एनाइन में डाइसोसिएट सॉल्यूशन में पानी में हो जाता है। गो के ये आयोनाइजेशन इसकी वीक है। सातवीं बात यह है कि अगर आप हीट करें इसको ठीक ठाक टेम्परेचर पे
H3BO3 या ऑर्थोबोरिक एसिड को, तो इसकी अनस्टेबल फॉर्म्स या लेस स्टेबल फॉर्म्स आपको मिलेंगी, जिसमें पहले अगर हीट करेंगे तो HBO2 जिसको मेटाबोरिक एसिड कहते हैं वो मिलेगी। मेटाबोरिक एसिड को फर्दर हीट करें तो टेट्राबोरिक एसिड और सॉरी इवेंचुअली जो है वो बोरॉन का एनहाइड्राइड मिलेगा लास्ट फेज में B2O3 नेचर का, जो कि एक एक्टिव रोल प्ले करता है बोरक्स B टेस्ट में भी। पानी जो है वो सबके साथ रिलीज होगा। So water is the byproduct and you can heat orthoboric acid to yield any form of less stable form of boric acids. Aluminium is the second member of boron family, and aluminium is a metal and it has the ability to lose 3 electrons from its valence shell to form a 3+ ion। तो इस वजह से इसके मेटालिक करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो बहुत, बोरॉन अपने एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़ की वजह से जो है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाई है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा है, यानी कि उसको इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत है। इट लाइक्स टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ रादर देन डोनेटिंग इट। तो उस वजह से इसके वो मेटलॉइड है, पॉजिटिव और नेगेटिव +3 और -3 दोनों में आपको उसके कंपाउंड्स मिलते हैं। लेकिन जो एलुमिनियम है ये स्टेबल है 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके अपने वैलेंस शेल से। अब अगर हम इसका एटॉमिक नंबर देखें तो ग्रुप 13 में सेकंड नंबर पे 13 इसका एटॉमिक नंबर है। ग्रुप 13 का सेकंड मेंबर है। 13 की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करें 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 3p1, सो ये है इसका वैलेंस शेल। 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने के साथ ये स्टेबल हो जाएगा और इसका सिर्फ 2 शेल्स तक रहेगा। यही इसकी रेडीली अवेलेबल ऑप्शन है और ये एग्जीक्यूट भी करता है। तो अमूमन हमें जब इसके रिएक्शंस की बात करते हैं तो इसका रिएक्शंस सबसे पहले तो हम देखते हैं किन के साथ, नॉन मेटल्स के साथ। हैलोजेंस के साथ रेडीली रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करता है, दोनों ही नॉन मेटल्स हैं। तो सबसे पहले इसका हैलोजन के साथ रिएक्शन देख लें। किसी मिसाल के तौर पर ये क्लोरीन है, मॉलिक्यूलर क्लोरीन से रिएक्ट करवाएं तो एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 नेचर का, जिस मर्जी हैलोजन से रिएक्ट करवा लें AlX3 नेचर का कंपाउंड मिलेगा, वेयर X स्टैंड्स फॉर अ हैलोजन ऑफ ग्रुप 17। इसी तरह से ऑक्सीजन जो कि ग्रुप 16 का मेंबर है, इज़ अ नॉन मेटल, इज़ अ गैस, Al2O3 नेचर का ऑक्साइड फॉर्म होगा और इस ऑक्साइड को, इसको कॉमन नेम जो है वो बॉक्साइट है। सिर्फ 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस होते हैं और जब भी नेचर में मिलता है आपको ज़्यादातर एल्युमिनियम बॉक्साइट की फॉर्म में मिलता है और कहीं ना कहीं मॉइस्चर इन्वॉल्व हो जाता है सिस्टम में। तो ये एल्युमिनियम जो ऑक्साइड है Al2O3, ये इसकी नेचुरल एग्जिस्टेंस भी है एल्युमिनियम की, यानी मिनरल ऑफ एल्युमिनियम है फाउंड इन नेचर। और दूसरा ये है कि ये मेटल होने की वजह से इसके साथ रेडिली रिएक्ट करके नेचर में इसमें पाई जाती है और ये एक थिक प्रोटेक्टिव कोटिंग बन जाती है एल्युमिनियम के ऊपर, जिसकी वजह से एल्युमिनियम जो है वो बच जाती है कोरोजन से या डिके से। तो ये भी एक इसका फ़ायदा है साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर फॉर्म होने से, टू प्रिवेंट कोरोजन।
तो एलुमिनियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन, एलुमिनियम का हैलोजन से। इसी तरह से ये नाइट्रोजन जो अपने हमसाए हैं ग्रुप 14 की पहली मेंबर, उसके साथ भी AlN नेचर का कंपाउंड फॉर्म कर देगा एलुमिनियम नाइट्राइड, और इसमें +3 ऑक्सीडेशन नंबर एलुमिनियम का और -3 नाइट्रोजन का है। इसी तरह से कार्बन के साथ भी ये रिएक्ट करेगा और Al4C3 नेचर का कार्बाइड फॉर्म कर देगा। यहाँ पे भी कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -4 और एलुमिनियम का +3 है। तो Al4C3 नेचर का कार्बाइड भी आपको मिल जाएगा। तो इसके अबंडेंट हैं रिएक्शंस, और अपने मेटालिक करैक्टर की वजह से ये नॉन मेटल्स के साथ, प्योर नॉन मेटल्स के साथ भी और रिलेटिवली लेस मेटल्स के साथ भी, मेटलॉइड्स के साथ भी, यानी नाइट्रोजन और कार्बन के साथ भी और फास्फोरस वगैरह के साथ भी इंटरेक्ट करने की सलाहियत रखता है एलुमिनियम। इसी तरह से एक और नॉन मेटल है और गैस है, ग्रुप 1A के ऊपर जो रखी गई है हाइड्रोजन, उसके साथ ये मिलकर AlH3 नेचर का हाइड्राइड भी फॉर्म करने की सलाहियत रखता है। वन ऑफ द यूनिक हाइड्राइड्स जिसमें एलुमिनियम इज़ इन्वॉल्व और +3 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ AlH3 नेचर का आपको हाइड्राइड मिलेगा। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हर हाइड्रोजन का और एलुमिनियम का +3। डियर स्टूडेंट्स, ये एसिड और बेसिस दोनों से रिएक्शन शो करने की सलाहियत रखती है। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इसका रिएक्शन कराएं तो एलुमिनियम क्लोराइड AlCl3 नेचर का हमें मिलेगा हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाने में AlH3 नेचर का कंपाउंड फॉर्म होता है और यहाँ पे AlCl3 एलुमिनियम क्लोराइड बनेगा और साथ जो है वो हाइड्रोजन गैस भी रिलीज़ होगी। तो ये है एलुमिनियम का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो एक, इसने क्लोरीन के साथ जो एक हैलोजन है बॉन्ड फॉर्म किया एलुमिनियम ने, और एलुमिनियम क्लोराइड आपको मिलेगा और साथ हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो बेसिकली ये रिएक्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो ये एसिड्स के साथ भी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ शो करती है, इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ भी ये रिएक्ट कर जाएगी एलुमिनियम। इस केस में आपको एलुमिनियम का कॉम्प्लेक्स मिलेगा, सोडियम एलुमिनियम कॉम्प्लेक्स। और इसके साथ भी हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होगी। तो बेसिस के साथ ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है। बेसिस के साथ जो रिएक्शन है वो इतना ज़्यादा इजीली एक क्लियर कट प्रोडक्ट में नहीं होता, जैसे कि एलुमिनियम क्लोराइड बनी थी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। इसमें इंटरमीडिएट्स और कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन है और सेंट्रल मेटल एटम के तौर पर एलुमिनियम एग्जिस्ट करती है, मेटल एटम के तौर पर या सेंट्रल मेटल एटम के तौर पर। तो ये एक फिर कॉम्प्लेक्स सा बन जाता है। तो इस केस में सोडियम एलुमिनियम और हाइड्रोक्सिल कॉम्प्लेक्स है along with the release of hydrogen gas. This can be broken down further to aluminium hydroxide but it will require an effort. So further किसी टाइम पे आप इस रिएक्शन को कैरी ऑन करें तो AlOH थ्राइस आपको मिल सकता है और सोडियम जो है वो आप सिस्टम से अलहदा कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा इनिशियली और उस कॉम्प्लेक्स के साथ आप फर्दर कोई एक्शन या रिएक्शन करवा कर उसको ब्रेकअप करवा लें तो वो एक अलहदा बात है। ओरिजिनली इट्स गोइंग टू बी अ कॉम्प्लेक्स in which central metal atom is attached to different groups. So in this case aluminium is acting as a central metal atom to form a complex. और रिएक्शन किसके साथ है? बेस के साथ है। इसके यूजेस की अगर बात करें तो ये एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट है।
तो जहाँ पे भी रिड्यूसिंग करैक्टरिस्टिक्स को इस्तेमाल करने की ज़रूरत हो, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की सलाहियत रख के कोई काम कराना हो, कोई कंपाउंड फॉर्म करना हो, तो फिर वहाँ पे इसका रोल जो है वो काफ़ी अहम है। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन को ही रिड्यूस करवा कर आपने ऑक्साइड फॉर्म करना है तो वो आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल जाएगा। और इसके अलावा किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करवा कर और नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करवा कर आपने कोई कंपाउंड फॉर्म करना है अपनी मर्ज़ी का, वो भी हो जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में भी बाकी सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए रिड्यूसिंग करैक्टर के तौर पर, इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पर इसका इस्तेमाल एफिशिएंटली किया जा सकता है। बिल्डिंग्स में इंसुलेटर्स के तौर पर, हीट ट्रैपर्स के तौर पर या हीट रिफ्लेक्टर्स के तौर पर बड़ा शाइनी सा लस्टर है, इसका लस्टर है, तो ये हीट को रिफ्लेक्ट करता है एब्जॉर्ब करने की बजाय शाइनी सरफेस की वजह से। तो इंसुलेटर के तौर पर इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हीट अंदर ना आए, सिस्टम ट्रैप ना करे बल्कि उसको डिफ्लेक्ट बैक कर दे। उससे भी जो टेम्परेचर है वो मीडियोकर लेवल का रहेगा उस बिल्डिंग का, उस कंपार्टमेंट का। फिर ये ट्रांसपोर्टेशन में इसका इस्तेमाल है क्योंकि ये इसकी लेयर जो है वो कोरोड नहीं होती, तो फिर ट्रांसपोर्टेशन में आपने मटेरियल ट्रांसपोर्ट में फिर इसको आप अफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग अनडन। इसके बाद पैकेजिंग इंडस्ट्री में भी जो इसका इस्तेमाल है, ये फॉइल्स वगैरह में, वो बड़ा अहम है क्योंकि ये कोरोड नहीं होती और रस्ट नहीं होती, इसलिए पैकेजिंग इंडस्ट्री में इज़ ए गुड पैकेजिंग मटेरियल। और घर में भी पैकेजिंग मटेरियल के तौर पर हम इसको सुकून से सेफ़ एंड साउंड तरीके पर इस्तेमाल करते हैं एज़ एलुमिनियम फॉइल्स जो आती हैं। खाना रैप कर सकते हैं और वो खाना में एलुमिनियम मिक्स नहीं होगा। इसके अलावा विंडो पेन्स या विंडो फ्रेम्स भी इसके बनते हैं। अगेन जंग नहीं लगता और हीट को ट्रैप नहीं करते, इंसुलेट कर वाइप आउट कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो ये मल्टीपल इफ़ेक्ट्स हैं इसके विंडो फ्रेम्स में इस्तेमाल के।